हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांटिक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। इसके अलावा सभी जानवरों ने एक सुर में सोचा कि वे अपने मालिक को बिल्कुल भी यह नहीं बता सकते कि वह वास्तव में उसके विचारों को रोक सकती है। हे ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका मालिक वास्तव में बहुत प्यारा था। इसलिए बेचारी लेंग रुओक्सु को अंधेरे में रखा गया। आओ जारी रखें। लेंग रुओजू को थोड़ा उदास महसूस हुआ क्योंकि उसने कंगन में भ्रम भेजा और फैंगजान के साथ आगे चली गई। थोड़ी देर चलने के बाद लेंग रुओजू और फैंगजान फिर रुक गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि बेदाग बर्फ सफेद फर वाले एक सफेद बाघ ने उनका रास्ता रोक दिया था। सफेद बाघ। फैंगजान ने थोड़ा सा भौहें चढ़ा दी। इस रहस्यमय क्षेत्र में एक सफेद बाघ क्यों है? फायर फिनिक्स। विशाल सफेद बाघ अपने से दोगुने आकार के एक विशाल हरे पत्थर पर इत्मीनान से लेटा हुआ था। उसकी हरी आंखें आधी बंद थी क्योंकि वह आलस्य से बोल रहा था। लेंग रुओजू की खूबसूरत आंखों ने अतुलनीय रूप से सुंदर सफेद बाघ की जांच की। वह एक वयस्क सफेद बाघ था। वह न केवल विशाल था बल्कि बहुत शक्तिशाली भी था। यह सफेद बाघ सतह पर दैवीय जानवर के स्तर पर था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि इस सफेद बाघ की ताकत फैंगजान से बिल्कुल ऊपर थी। सफेद बाघ, क्या तुम यहाँ विशेष रूप से हमारा इंतजार कर रहे थे? फैंगजान ने जांच की। सफेद बाघ ने लापरवाही से कहा, गलत। मैं मुख्य रूप से यहाँ धूप सेंकने के लिए आया हूँ। मैं बस आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ, सफेद बाघ ने लापरवाही से कहा, लेकिन वह अपने दिल में आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। अफसोस, मैं पहले ही यहाँ अनगिनत वर्षों से रह रहा हूँ और आखिरकार आज मैं लोगों को देख पा रहा हूँ। हम आपसे कैसे आगे निकल सकते हैं? लेंग रुओजू ने स्पष्ट रूप से पूछा। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी और नहीं जानती थी कि उसके दादा और अन्य लोगों के साथ क्या हो रहा था। वह थोड़ी चिंतित थी। बहुत सरल, मुझे हराओ, सफेद बाघ ने उदासीनता से कहा। सफेद बाघ ने कहा, जब तक तुम मुझे हराओगे, मैं और यह हरा पत्थर दोनों तुम्हारे होंगे। व्हाइट टाइगर, क्या आप हमारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बना रहे हैं? फैंगजान गुस्से में दहाड़ने लगा। उसके मालिक को भले ही इस सफेद बाघ की ताकत के बारे में पता ना हो, लेकिन वह इसे अच्छी तरह से जानता था। यह इंसान बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। इतनी जल्दी क्या है, पक्षी? सफेद बाघ ने उदासीनता से कहा। आप। फैंगजान इतना गुस्से में था कि वह बोल नहीं सका। इस समय लेंग रुओजू उस हरे पत्थर को देख रहा था जिसका उल्लेख सफेद बाघ ने किया था। यह पत्थर सफेद बाघ के आकार से दोगुने से भी अधिक बड़ा था। यह पूरी तरह हरा और जेड की तरह चिकना था। लेकिन अगर यह जेड नहीं था तो क्या था? उसने ऐसा पत्थर कभी नहीं देखा था, लेकिन वह निश्चित रूप से कुछ अच्छा था। किंग जुए, लेंग रुक्स्यू ने धीरे से अपने मन में कहा। मैं यहाँ हूँ, बड़ी बहन, किंग ज्यू ने उत्तर दिया। किंग जुए, क्या तुमने सुना कि उस बाघ ने क्या कहा? वो पत्थर कौन सा है? लेंग रुक्स्यू ने उत्सुकता से पूछा। मुझे देखने दो। किंग ज्यू ने ध्यान से देखा और धीरे धीरे उसकी स्मृति की खोज की। आह, बड़ी बहन, वह एक पवन आत्मा पत्थर है जो दिव्य कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए मुख्य सामग्रियों में से एक है। लंबे समय तक देखने के बाद किंग ज्यू ने आखिरकार इसकी पुष्टि की और अपने दिल में आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उन्हें वास्तव में दुनिया में इतने बड़े विंड स्पिरिट स्टोन के अस्तित्व की उम्मीद नहीं थी। यह सचमुच अप्रत्याशित था। विंड स्पिरिट स्टोन अब मुझे बेकार लगता है, लेंग रुक्स्यू ने सोच समझकर कहा। हे बड़ी बहन, अब यह आपके लिए बेकार है, लेकिन आप भविष्य में इसका उपयोग कर सकेंगी। इसके अलावा इतना बड़ा विंड स्पिरिट स्टोन बहुत दुर्लभ है, किंग ज्यू ने याद दिलाया। यह सचमुच कुछ अच्छा था। मास्टर, इस सफेद बाघ पर ध्यान न दें। वैसे भी यहाँ कोई खतरा नहीं है। चलो इसे यहाँ से बाहर खींच लें, फैंगजान ने टेलीपैथिक रूप से कहा। लेकिन मुझे चिंता है कि दादाजी और अन्य लोगों को भी इसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, लेंग रुक्सू ने चिंतित होकर अपने मन में उत्तर दिया। क्या मुझे तुम्हें हराना चाहिए? लेंग रुक्स्यू ने विशाल सफेद बाघ की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, इसके अलावा आपको आध्यात्मिक जानवरों से मदद मांगने की अनुमति नहीं है। आप केवल मुझे खुद ही हरा सकते हैं, सफेद बाघ ने समझाया, और उसकी हरी आंखों में मुस्कुराहट चमक उठी। मैं केवल एक आध्यात्मिक सर्वोच्चता हूँ। आपकी ताकत मेरी तुलना में बहुत अधिक है। यह स्पष्ट रूप से एक अनुचित लड़ाई है। लेंग रुओजू ने थोड़ी नाराजगी व्यक्त की। अगर तुम लड़ना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, फिर यहीं मेरे साथ रहो, सफेद बाघ ने लापरवाही से कहा। वह एक दयालु सफेद बाघ था, इसलिए निस्संदेह वह उस पर दबाव नहीं डालेगा। तो फिर लड़ें, लेंग रुओजू ने असहाय होकर कहा।
किसी कारण से उसे लगा कि यह सफेद बाघ उसके विचारों को अच्छी तरह से समझता है। वह जानता था कि उसके लिए यहाँ रहना असंभव था, लेकिन उसने ऐसा कहने पर जोर दिया। सफेद बाघ धीरे धीरे विशाल चट्टान से उठ खड़ा हुआ और अपने मन में हजारों विचारों के साथ लेंग रूक्स्यू की ओर देखा। वह यहाँ 10,000 साल तक अकेले रहे थे और जीवाश्म में बदलने वाले थे। वह अंततः आज घूम सकता है। सफेद बाघ पत्थर पर खड़ा हो गया, अपने बूढ़े हाथ और पैर फैलाए, और फिर खूबसूरती से पत्थर से नीचे चला गया। मानव, मैं अपनी ताकत को 9वें स्तर के पवित्र जानवर के बराबर नियंत्रित करूंगा, इसलिए यह मैच बहुत उचित है। जब वह बहुत सुंदर ढंग से बोल रहा था, तो सफेद बाघ के विशाल पंजों ने धीरे से उसके सिर के बालों पर कंघी की। ठीक है। लेंग रूक्सू को उम्मीद नहीं थी कि यह सफेद बाघ इतना स्वादिष्ट होगा, इसलिए उसके बारे में उसकी धारणा में काफी सुधार हुआ। आइए शुरू करें। पहले आप, सफेद बाघ ने बहुत विनम्रता से कहा, पूरी तरह से अपने सज्जनतापूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन करते हुए। तब मैं विनम्र नहीं रहूंगा। यह लो, फायर फीनिक्स का पंख। लेंग रुओजू धीरे से चिल्लाया। एक उग्र लाल पंख तुरंत उभरा और विशाल सफेद बाघ पर हमला कर दिया। क्या यह उस पक्षी का पंख है? इतना छोटा? हाँ, सफेद बाघ जोर से हंसा। हंसो, जितना चाहो हंसो, तुम बाद में रोओगे। फैंग जान ने अपना गुस्सा दबाया और अपने दिल में फुसफुसाया। वो इस पंख की ताकत को अच्छी तरह से जानता था। इस पंख का अंदाजा इसके स्वरूप से नहीं लगाया जा सकता। हाँ, जैसा कि फैंग जान ने सोचा था, सफेद बाघ ने तुरंत मुस्कुराना बंद कर दिया। सफेद बाघ थोड़ा चकित हो गया क्योंकि उसके अधिक से अधिक पंख आकाश को ढक रहे थे और हवा में लहरा रहे थे। वह अपने कौशल का उपयोग करना भी भूल गया। ओह, जब लेंग रूक्सू ने स्तब्ध सफेद बाघ को देखा तो उसे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। वह सफेद बाघ को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि सफेद बाघ बस अचंभे में था और उसने कोई कौशल नहीं दिखाया। क्या मुझे लड़ना जारी रखना चाहिए? बूहो, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। फैंग जान, इसका क्या हुआ? लेंग रूक्सू फैंग जान से पूछने में मदद नहीं कर सकी। मुझे नहीं पता। फैंग जान ने अपना सिर हिलाया। इस सफेद बाघ को इतना अलग कैसे किया जा सकता है? युद्ध के दौरान कोई जानवर कैसे स्तब्ध रह सकता है? सौभाग्य से, मास्टर इसे मारना नहीं चाहता। अन्यथा, यह मूर्ख बाघ बहुत पहले ही जलकर राख हो गया होता। फैंग जान ने उग्र लाल आध्यात्मिक शक्ति की एक धारा जारी की, जो सफेद बाघ के बट से टकराई। ओह, एक बहरा कर देने वाली चीख सुनाई दी। कौन सा हरामी मेरे बट पर चुपचाप हमला करने की हिम्मत करता है? सफेद बाघ ठीक हो गया और गुस्से से दहाड़ने लगा। तुम्हारे दादाजी, मैंने यह किया था, फैंगजान ने अपनी बाहों को पार करते हुए उदासीनता से कहा। अरे पक्षी, मुझ पर घात लगाकर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सफेद बाघ युद्ध के बारे में पूरी तरह से भूलकर उग्र रूप से दहाड़ने लगा। अब उसका एकमात्र विचार इस बदबूदार पक्षी को सबक सिखाना था। जब आप स्वयं ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप मुझे कैसे दोष दे सकते हैं? फैंग जान ने बुरे इरादों से देखते हुए कहा। वह एक अच्छा काम कर रहा था। ओह, सफेद बाघ ने अपने चारों ओर उड़ रहे पंखों को देखा और सीधे लेंग रूक्स्यू से कहा, मैं अब तुमसे नहीं लड़ रहा हूं। मैं इस बदबूदार पक्षी से लड़ना चाहता हूं। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? विजेता का अभी तक फैसला नहीं हुआ है, लेंग रूक्स्यू ने जोर देकर कहा। इसे अपनी जीत समझें। सफेद बाघ ने लापरवाही से कहा। आपने यह स्वयं कहा था। चूंकि मैं जीत गया, आप और वह बड़ा हरा पत्थर अब मेरे हैं, लेंग रुओक्सू ने बहुत दयालुता से याद दिलाया। वे सब तुम्हारे हैं, सफेद बाघ ने निश्चितता के साथ कहा। दरअसल, वह काफी समय से यह जगह छोड़ना चाह रहे थे। लेकिन लोगों से मिलना आसान नहीं था और वह थोड़ा ऊब गया था, इसलिए वह पहले उससे लड़ना चाहता था। आखिरकार उसे जांचना था कि क्या यह मानव उसका स्वामी बनने के योग्य है। लेकिन अगर इस इंसान ने उसकी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत भी नहीं की, तो वह यहाँ से चले जाने के बजाय हमेशा के लिए यहीं रहना और अगले इंसान का इंतजार करना पसंद करेगा। तो फिर मुझे अपना स्वामी स्वीकार करो। लेंग रुओजू ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस ले ली और अपने दिल में गुप्त रूप से मुस्कुराए। एक शक्तिशाली आत्मिक जानवर को बिना लड़े वश में करना बिल्कुल वही था जो वह चाहती थी। ठीक है, सफेद बाघ ने उत्तर दिया। साथ ही, वह इस बात से उत्साहित था कि आखिरकार वह इस जगह को छोड़ सकता है। बूहू, सफेद बाघ ने आत्मा अनुबंध स्थापित करने की पहल की। अनुबंध सारणी के अवतरण के साथ ही दोनों के बीच संबंध औपचारिक रूप से स्थापित हो गया। अनुबंध स्थापित करने के बाद सफेद बाघ ने फैंग जान को उत्तेजक दृष्टि से देखा। बदबूदार पक्षी, चलो अब लड़ें। ठीक है, चलो लड़ें। तुमसे कौन डरता है? फैंग जान ने लापरवाही से कहा।
हालांकि सफेद बाघ जलीय गुण वाला था, गुण संयम जैसा कुछ उसके साथ कभी नहीं हुआ होगा। उनके फीनिक्स कबीले की दक्षिणी आत्मा ज्वाला कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे साधारण पानी बुझा सके। फैंग जान अपने मूल रूप में लौट आया और हवा में उड़ गया। जब वह सुंदर सफेद बाघ को देख रहा था तो उसकी गहरी लाल फीनिक्स आंखें ठंडी थी। चलो शुरू करें। ठीक है। सफेद बाघ ने हमला करने का बीड़ा उठाया। कुछ समय के लिए दो आकृतियां, एक लाल और एक सफेद, आपस में उलझी हुई थी। लाल और हल्के नीले रंग की आध्यात्मिक शक्तियां हर जगह उड़ गईं, लोगों की आंखें चकाचौंध हो गईं। विशाल हरी चट्टान पर लेटे हुए लेंग रुओजू ने असहाय रूप से फीनिक्स और बाघ को एक दूसरे से लड़ते हुए देखा। अफसोस, एक आकाश में उड़ रहा था जबकि दूसरा जमीन पर दौड़ रहा था, लेकिन वे इतनी तीव्र लड़ाई में शामिल हो सकते थे। यह सचमुच अविश्वसनीय था। यह लेंग रुओजू को अचानक पता चला कि उसके नीचे चिकनी जेट जैसी पवन आत्मा पत्थर में पवन विशेषता आध्यात्मिक शक्ति को इकट्ठा करने का प्रभाव प्रतीत होता था। वह अभी थोड़ी देर के लिए ही लेटी थी और उसे पहले से ही महसूस हुआ कि पवन गुण आध्यात्मिक शक्ति की एक अंतहीन धारा उत्सुकता से उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। यह सचमुच बहुत आश्चर्य की बात थी। इस खोज के साथ लेंग रुओजू ने बस अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान करना शुरू कर दिया। लेंग रुओक्सु ध्यान कर रहे थे, जबकि फैंग जान और सफेद बाघ अधिक से अधिक तीव्रता से लड़ रहे थे। वे नियंत्रण खोने के लक्षण भी दिखा रहे थे। फैंग जान हवा में रुक गया और जमीन पर पड़े सफेद बाघ को उत्तेजक दृष्टि से देखा। छोटी बिल्ली, अगर तुम में हिम्मत है तो आओ और मुझे काट लो। फैंग जान कुछ गर्व के साथ हवा में उड़ गया, सुंदर रंगीन रोशनी का निशान छोड़ गया, और उसकी लंबी पूंछ के पंख जहां भी गए, चमकदार चाप खींचे। तुम मुझे बिल्ली कहने की हिम्मत मत करो। सफेद बाघ चौड़ी हरी आंखों के साथ दहाड़ रहा था। इस लानत पक्षी की मुझे बिल्ली कहने की हिम्मत कैसे हुई? यह उसके आत्मसम्मान के लिए बहुत हानिकारक था। तुम एक छोटी बिल्ली हो। आओ, मैं तुम्हारी म्याऊं सुनूं। फैंग जान मुस्कुराया। सबसे पहले, वह अभी भी इस सफेद बाघ से थोड़ा डरता था, लेकिन उसकी लड़ाई की भावना पूरी तरह से प्रज्वलित होने के बाद वह बाहर चला गया। इसके अलावा, यह बाघ पहले से ही उसके मालिक का अनुबंधित जानवर था, इसलिए वह और भी कम डरता था। हे, धिक्कार है। अरे पक्षी, मैं तुम्हें इसके लिए पछतावा करवाऊंगा। सफेद बाघ उग्र रूप से दहाड़ा, लेकिन वह अपने दिल में कोसने से खुद को नहीं रोक सका। हम्फ। अरे पक्षी, क्या यह सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि तुम उड़ सकते हो? इसमें बहुत बढ़िया क्या है? फैंग जान ने शांति से कहा, मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा कि तुम मुझे इसके लिए कैसे पछताओगे। ठीक है, अपनी आंखें खुली रखो। सफेद बाघ ने याद दिलाया। तब आकाश में सारी पवन गुण आध्यात्मिक शक्ति सफेद बाघ की ओर दौड़ पड़ी। धीरे धीरे अधिक से अधिक पवन विशेषता वाली आध्यात्मिक शक्ति नीले पंखों की एक विशाल जोड़ी में संघनित हो गई। अपने नीला ऊर्जा पंखों के साथ सफेद बाघ हवा में उड़ गया और फैंग जान की आंखों में देखा। अरे पक्षी, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पछतावा कर दूंगा। लेकिन मैं उदार हो जाऊंगा और मास्टर के कारण तुम्हारे साथ इस बारे में तब तक उपद्रव नहीं करूंगा जब तक तुम अपनी गलती स्वीकार नहीं कर लेते। सफेद बाघ ने बहुत दयालुता से सुझाव दिया। तुम्हारे सपनों में। लेकिन तुम्हारे पास हवा का गुण कैसे है? क्या यह एक उत्परिवर्तन है? फैंग जान ने कुछ उत्सुकता से पूछा। पूरे व्हाइट टाइगर कबीले में पानी की विशेषता थी, लेकिन उसके सामने इस बाघ में वास्तव में दो विशेषताएं थी। यह सचमुच अकल्पनीय था। इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। सफेद बाघ इस मृत पक्षी की जिज्ञासा को संतुष्ट नहीं करेगा। क्या आपने पर्याप्त खेला है? लेंग रुओजू की आवाज सुनाई दी। लेंग रुओक्सु, जो पवन आत्मा पत्थर पर लेट गई थी और कुछ देर के लिए ध्यान कर रही थी, ने धीरे से अपनी सुंदर आंखें खोली और आकाश में उड़ते हुए फीनिक्स और बाघ को उदासीनता से देखा। उसकी आंखों में बेबसी तेजी से उभर आई। दोनों जानवरों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक ही समय में मौन समझ में कहा, हाँ। बोलने के बाद दोनों जानवर आज्ञाकारी रूप से आकाश से उतरे और सीधे रूपांतरित हो गए। जब उन्होंने लेंग रुओक्सु को देखा तो उनके चेहरे निराशा से भरे हुए थे। बूहू, क्या मास्टर नाराज है? दोनों जानवर बेहद घबराए हुए थे। लेंग रुओजू को यह मनोरंजक लगा। दोनों जानवरों के सावधान भावों को देखते हुए उसने बहुत गंभीरता से कहा, साथियों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए और एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए आपको अब और लड़ने की अनुमति नहीं है। हाँ, दोनों जानवरों ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया। लेंग रुक्सु ने कहा, मेरे जानवरों के रूप में आपको बाहरी लोगों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। बेशक, उसने यह बात मुख्य रूप से नए शामिल हुए सफेद बाघ के लिए कही थी। हाँ, तो चलिए अपनी यात्रा जारी रखें।
लेंग रुओजू ने ब्रेसलेट में विंड स्पिरिट स्टोन को संग्रहित करने के बाद कहा। सफेद बाघ और फैंग जान ने सिर हिलाया और फिर इंसान और 4 जानवर आगे बढ़ते रहे। व्हाइट टाइगर, क्या आपका कोई नाम है? लेंग रुओजू ने चलते समय पूछा। मेरा नाम व्हाइट डॉन है, सफेद बाघ ने इसके बारे में सोचने के बाद उत्तर दिया। अफसोस, बहुत समय हो गया जब किसी ने मुझे इस नाम से पुकारा। अगर मास्टर ने न पूछा होता तो मैं इसे भूल गया होता। व्हाइट डॉन, आगे क्या है? लेंग रुक्स्यू ने उत्सुकता से पूछा। व्हाइट डॉन ने गर्व से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन इस जंगल में मुझसे निपटना सबसे कठिन जानवर होना चाहिए। फिर बाकी लोग आपसे कैसे आगे निकल गए? लेंग रुओजू पूछने में मदद नहीं कर सकी। यह मेरे मूड पर निर्भर करता है। लेकिन मास्टर, आप पहले इंसान हैं जिसे मैंने यहां आने के बाद देखा है, व्हाइट डॉन ने उदास होकर कहा। क्वोट डॉट 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 क्वोट। लेंग रुओजू अवाक थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह सफेद बाघ सचमुच लगभग ऊबकर मर चुका था। मास्टर, ऐसा लगता है कि सामने कुछ भी नहीं बचा है, फैंग जान ने उस रास्ते को देखते हुए कहा जो पहले से ही अंत में था। हाँ, लेंग रुक्स्यू ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि पहला चरण सचमुच खत्म हो गया है क्योंकि 2 सुनहरे द्वार बहुत दूर नहीं थे। वह नहीं जानती थी कि ये पोर्टल उन्हें कहां टेलीपोर्ट करेंगे। मास्टर, हम यहां आने वाले पहले व्यक्ति हैं। अन्य 2 टीमों को अभी तक बाहर नहीं आना चाहिए था, फैंग जान ने अनुमान लगाया। वह नहीं चाहता था कि उसका स्वामी उसकी कल्पना को उड़ान दे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेंग रुओक्सू ने फैंग जान की घबराई हुई उपस्थिति को देखा और हंसने से खुद को रोक नहीं सके। क्या मैं इतना अस्थिर व्यक्ति हूँ? व्हाइट डॉन ने समझाया, मास्टर, इस जंगल में ज्यादा खतरा नहीं है, इसलिए जब तक आप बहुत बदकिस्मत न हो, आप इससे बाहर निकल सकते हैं। वह पहले से ही जानता था कि उसके स्वामी का समूह 3 भागों में विभाजित हो गया है। जब वे बातचीत कर रहे थे, लेंग रुहान अपनी टीम के साथ उभरे। जुएर, जब लेंग रुओहान ने अपनी छोटी बहन को देखा तो उत्साह से चिल्लाया। बिग ब्रदर फैंग, क्या आपको किसी खतरे का सामना करना पड़ा? लेंग रुओजू ने चिंता से पूछा। ओह, हमें किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन हमने काफी शारीरिक श्रम किया। लेंग रुहान कड़वाहट से मुस्कुराए। उनके समूह ने संभवतः अपने शेष जीवन में पर्याप्त शारीरिक श्रम किया था। आपने कौन सा शारीरिक श्रम किया? लेंग रुक्स्यू ने उत्सुकता से पूछा क्योंकि उसने देखा कि उसका भाई और अन्य लोग गंदे थे और धूल से ढके हुए थे। बेटा, हमने बहुत सारे अयस्कों और सामग्रियों के साथ साथ अनगिनत जड़ी बूटियों को भी खोदा। बूहू, बूढ़ा जाओ दर्द से कराह उठा। आज उसे पता चला कि जमीन पर चारों तरफ कलात्मक सामग्री को देखना भी बहुत कष्टकारी बात थी क्योंकि उसे उन सभी को खोदना पड़ता था। ओह, मुझे अपनी सारी अंगूठियां दे दो। लेंग रुओजू ने सहानुभूतिपूर्वक आह भरी। सौभाग्य से उसके पास दूरदर्शिता थी कि उसने उन्हें प्रवेश करने से पहले अपनी अंगूठियां खाली करने दी और उन्हें ढेर सारी खाली भंडारण अंगूठियां दी। अन्यथा वे सब कुछ संग्रहित करने में सक्षम नहीं हो पाते। ठीक है। लेंग रुओहान और अन्य लोगों ने पूरी भंडारण अंगूठियां लेंग रुओक्सू को सौंप दी। लेंग रुओजू ने अंगूठियां ली और उनमें मौजूद सभी चीजों को किंग जू को छांटने के लिए कंगन में भेज दिया। फिर उसने अंगूठियां उन्हें लौटा दी। जुएर, दादाजी की टीम अभी तक बाहर क्यों नहीं हुई? लेंग रुहान ने चिंतित होकर पूछा। चिंता मत करो, मैंने कहा था कि यहाँ कोई खतरा नहीं है। उन्हें भी तुम्हारे जैसा ही सामना करना पड़ा होगा। तितली लेंग रुहान के सामने फड़फड़ाई और उसे सांत्वना दी। उसे इसकी ईमानदारी पर विश्वास करना था। बड़े भाई, चिंता मत करो। दादाजी की टीम आपकी टीम से अधिक मजबूत है। वे खतरे में नहीं होंगे, लेंग रुओक्सू ने भी सांत्वना दी। थोड़ी देर के बाद लेंग क्विंटियन और अन्य लोग उभरे, लेकिन उनके चेहरे और शरीर धूल से सने हुए थे और बेहद अस्त व्यस्त दिख रहे थे। दादाजी, क्या हुआ? लेंग रुओजू की आंखें प्रश्न चिन्हों से भरी थी। दादाजी की टीम ने क्या किया? वे बिग ब्रदर की टीम से अधिक दुखी क्यों दिखते हैं? जुएर, दादाजी की प्यारी, दादाजी अब और खरगोश नहीं पकड़ेंगे। बूहू, जैसे ही लेंग क्विंटियन ने अपनी कीमती पोती को देखा, वह रोने से खुद को नहीं रोक सका। क्वोट क्वेश्चन मार्क। कोई और खरगोश नहीं पकड़ रहा। इसका क्या मतलब है? लेंग रुओक्सू और भी अधिक भ्रमित थी। दादाजी की टीम का क्या सामना हुआ? ओह, छोटी लड़की, हमने केवल 1 दर्जन और हमारे जानवरों के साथ हजारों खरगोश पकड़े। इसके अलावा वे शैतान खरगोश वास्तव में हमारी ताकत के दबाव को नजरअंदाज कर सकते हैं, बूढ़े आदमी ने आंसुओं और बलगम से भरे चेहरे के साथ समझाया। क्वोट। इस बार लेंग रुक्स्यू वास्तव में अवाक थी। अपने दादाजी और उनकी टीम के प्रति उनकी सहानुभूति अनवरत बहने वाली उफनती नदी की तरह थी।
वे सचमुच बहुत दयनीय थे। वाह, खरगोश। रहस्यमय क्षेत्र में खरगोश सबसे स्वादिष्ट भोजन है। आप एक दावत में हैं। तितली ने उत्साह से कहा और अपने पंख और भी तेजी से फड़फड़ाए। भाड़ में जाओ। लेन किंगटियन इसे सहन नहीं कर सके और दहाड़ने लगे। खरगोशों का नाम सुनते ही वह उल्टी करना चाहता था। वह एक खाना कैसे सहन कर सकता था? लड़की, तुम्हारे दादाजी बहुत खूंखार हैं। तितली की छोटी छोटी काली आंखों में आंसू थे और वह डरकर लेंग रूक्स्यू के बालों में छिप गई थी। आपको बकवास करने के लिए किसने कहा? लेंग रूओक्सू को व्यवहारहीन तितली पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। दादाजी, चलो बाद में अंतरिक्ष में आराम करें। आराम करने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं, लेंग रूओक्सू ने आकाश की ओर देखने के बाद सुझाव दिया। ठीक है। लेंग क्विंटियन ने जोर से सिर हिलाया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह सोच रहा था। रूओक्सू, यहाँ। यह हमारी फसल है। लिन लियांग ने अपने हाथ में मौजूद अंगूठी लेंग रूओक्सू को सौंप दी। लेंग रुओजू ने अंगूठी ली और फिर सभी को कंगन पहनाया। यहाँ की हवा अभी भी सबसे अच्छी है। लेंग क्विंटियन ने कंगन में भावना के साथ आह भरी। यह सुनकर सभी ने एक स्वर में सिर हिलाया और फिर अपने अपने आवास की ओर चल दिए। लेंग रुओजू ने आराम नहीं किया बल्कि सीधे गोदाम में चले गए। किंग जू गोदाम में सभी वस्तुओं को छांट रहा था। बड़ी बहन किंग जू ने जब लेंग रूक्सू को देखा तो उसका अभिवादन किया। किंग जूए, यहाँ कुछ और है। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। लेंग रूक्स्यू ने किंग जू को कुछ और अंगूठियां सौंपी। यह मुश्किल नहीं है। यह मेरे लिए बहुत आसान है, किंग जू ने लापरवाही से कहा। वह एक कलात्मक आत्मा था और वह सिर्फ एक विचार से पूरे स्थान को अच्छी तरह से व्यवस्थित कर सकता था। फसल कैसी है? लेंग रूक्स्यू ने उत्सुकता से पूछा। बुरा नहीं है। हमने बहुत सारी जड़ी बूटियां और खनिज एकत्र किए। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वहां इतना भोजन क्यों है, किंग ज्यू ने हैरान होकर कहा। खरगोश के मांस के अलावा वहां कई फल भी थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि रहस्यमय क्षेत्र में ये चीजें क्यों थी। ओह ओह, वे शायद डर रहे थे कि भविष्य में हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। लेंग रूक्स्यू ने बेतरतीब ढंग से अनुमान लगाया। बिंगो, लड़की, तुमने सही समझा। तितली लेंग रूक्स्यू के बालों से उड़कर उसके सामने तैरने लगी। ये फल और खरगोश का मांस आपकी आगे की यात्रा के लिए तैयार किए जाते हैं। लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। कुछ लोग केवल फल तोड़ सकते हैं, जबकि अन्य केवल मांस प्राप्त कर सकते हैं। सबसे अच्छा है कि आप दोनों को प्राप्त करें, बिल्कुल आपकी तरह, बटरफ्लाई ने समझाया। लेंग रूक्स्यू ने सिर हिलाया और पूछा, ओह बटरफ्लाई, क्या तुम्हें पता है कि 2 टेलीपोर्टेशन एरे कहाँ ले जाते हैं? मुझे नहीं पता। टेलीपोर्टेशन सरणियां यादृच्छिक हैं और प्रत्येक टेलीपोर्टेशन का स्थान हर बार अलग होता है। लड़की, यह सबसे अच्छा है यदि आपको एक पर्वत श्रृंखला पर टेलीपोर्ट किया जा सकता है, जो अपेक्षाकृत कम खतरनाक है। रेगिस्तान सबसे खतरनाक स्थानों में से एक है, इसलिए रेगिस्तान में न जाएं। तितली ने याद दिलाया। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। लेंग रुओजू ने शांति से कहा। चूंकि यह यादृच्छिक था, वह यह कैसे तय कर सकती थी कि उसे कहां टेलीपोर्ट किया जाएगा? किंग जुए, बड़ी बहन आराम करने जा रही है। अपने आप को थकाओ मत। लेंग रुओजू ने चिंता के साथ कहा। ठीक है, बड़ी बहन, जल्दी जाओ और आराम करो। किंग जुए ने आग्रह किया। लेंग रुओजू गोदाम से निकली और सीधे अपने अस्थायी बांस के घर में चली गई, जहां वह अपने कपड़ों के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी। छोटे मिंक, चलो थोड़ी देर सोते हैं। लेंग रुओजू ने अपनी बाहों में छोटे मिंक से कहा। ठीक है। छोटे सिल्वर मिंक को लेंग रुओजू की बाहों में एक आरामदायक जगह मिली और उसने संतुष्टि में अपनी आंखें बंद कर ली। यह पहले से ही अगला दिन था जब लेंग रूक्स्यू उठी। बांस के घर से बाहर निकलने के बाद लेंग रूक्स्यू ने देखा कि उसके दादा और अन्य लोग पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सबसे अंत में उठेगी। बॉल बॉल कहाँ है? लेंग रूक्स्यू ने चारों ओर सभी की ओर देखा, लेकिन गोल मटोल छोटी गेंद को नहीं देखा। कल कंगन में प्रवेश करने के बाद उसने उसे स्वतंत्र रूप से घूमने दिया, लेकिन वह आज गायब हो गया। बड़ी बहन, मैं यहाँ हूँ, बॉल बॉल एक ऊंचे पेड़ से चिल्लाई। सभी ने अपना सिर उठाया और ध्वनि के स्रोत की ओर देखा। इस समय बॉल बॉल अपने से दोगुने आकार के एक दूधिया सफेद स्पिरिट फल पर लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो अगर फल होते तो सब कुछ ठीक हो जाता। बॉल बॉल, क्या तुम बड़ी बहन के साथ खजाने की खोज पर नहीं आ रहे हो? लेंग रूक्स्यू ने दुखी होने का नाटक किया। आह, मैं बड़ी बहन के साथ जाना चाहता हूँ, बॉल बॉल ने झट से कहा। उसने अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और पेड़ से नीचे उड़ गया और सीधे लेंग रूक्सू के कंधे पर जा गिरा। दादाजी, अभी यहीं रुके। टेलीपोर्ट गंतव्य पर पहुंचने के बाद बाहर आए।
लेंग रूक्स्यू ने संतुष्टि में बॉल के नरम फर को सहलाया। ठीक है, ज़ुइर, सावधान रहो, लेंग क्विंटियन ने याद दिलाया। मैं करूंगा। फिर लेंग रुओजू ने कंगन अकेले छोड़ दिया। अपने सामने दो टेलीपोर्टेशन सरणियों को देखते हुए लेंग रुओक्सू झिझकी। मुझे कौन सा चुनना चाहिए? रहने भी दो, मैं इसके बारे में अब और नहीं सोचूंगा। मैं बस यादृच्छिक रूप से उनमें से एक में प्रवेश करूंगा। अपना मन बनाने के बाद लेंग रुओजू सीधे निकटतम टेलीपोर्टेशन एरे में चली गई। जैसे ही एक चमकदार रोशनी चमकी, लेंग रूक्स्यू ने अवचेतन रूप से अपनी आंखें बंद कर ली। जब रोशनी गायब हो गई तो उसने आंखें खोली, लेकिन उसके सामने के दृश्यों ने उसे डर से पीला कर दिया। यहाँ सामने और चारों ओर विषैले सांपों और बिच्छुओं का झुंड जमा हुआ था। प्रत्येक विषैला सांप एक वयस्क की बांह जितना मोटा था और विषैले बिच्छू वॉशबेसिन जितने बड़े थे। इसके अलावा उनके शरीर गहरे काले और चमकदार थे और उनकी आंखों से लालची और भयावह ठंडी रोशनी निकल रही थी। हे आखिरकार एक और इंसान हमारे दरवाजे पर दस्तक देने आया, एक जहरीले सांप ने अजीब हंसी के साथ कहा। मुझे लंबे समय से इंसान का स्वाद नहीं मिला है, लेकिन सिर्फ एक ही काफी नहीं है। बिच्छुओं में सबसे बड़े बिच्छू ने असंतोष में अपना विशाल चिमटा लहराया। सांप और बिच्छू के बीच चर्चा सुनकर लेंग रुओक्सू उदास हो गई। अफसोस, मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूं? मुझे वास्तव में एक रेगिस्तान में टेलीपोर्ट किया गया था और मैं वह भोजन बन गया जिसके बारे में दो पवित्र जानवर चर्चा कर रहे हैं। जब दो पवित्र जानवर चर्चा कर रहे थे, तब लेंग रुओजू की खूबसूरत आंखों ने चुपचाप उसके सामने स्थिति और वातावरण की जांच की। विषैले सांप और बिच्छू इस अंतहीन रेगिस्तान में राजा बनने के योग्य थे, लेकिन दो बाघ एक पहाड़ साझा नहीं कर सकते थे। यह आश्चर्यजनक था कि ये सांप और बिच्छू शांति से रह सकते थे और दोस्त भी बन सकते थे। उसके सामने जहरीले सांप और बिच्छू सभी पवित्र जानवर थे। उनमें सैकड़ों स्तर के 9 पवित्र जानवर थे, जिन्हें बहुत शक्तिशाली माना जा सकता है। लेकिन यह अफसोस की बात थी कि उनका वास्तव में उससे सामना हुआ। हम्फ, देखना यह है कि उनमें मुझे खाने की क्षमता है या नहीं। क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? लेंग रुओजू ने मुस्कुराते हुए धीरे से पूछा। क्या यह स्पष्ट नहीं है? आप पहले से ही हमारी थाली में हैं। हाँ, विषैला सांप जोर जोर से हंसा। लेकिन मुझे डर है कि तुम मुझे खाने के लिए जीवित नहीं रहोगे। लेंग रुओजू ने दया से कहा। हम्फ, रेगिस्तान हमारा क्षेत्र है। यहाँ आने वाला कोई भी इंसान इस जगह को जीवित नहीं छोड़ सकता, जहरीले सांप ने आत्मविश्वास से कहा। फिर इसे साबित करने के लिए तथ्यों का उपयोग करें। तब लेंग रूक्स्यू ने अपने सभी दिव्य जानवरों को बुलाया। आह, इतने सारे दिव्य जानवर! दबाव के स्तर से जहरीले सांपों और बिच्छुओं का समूह थोड़ा घबरा गया। वे शायद ताकतवर इंसानों से नहीं डरते, लेकिन वे दैवीय जानवरों के दबाव से नहीं डर सकते। यह डर जन्मजात था और उनकी वंशावली में एक अनूठा अस्तित्व था। क्या तुम मेरे स्वामी को खाना चाहते हो? फैंग ज़ान ने अपनी गहरी लाल फीनिक्स आंखों को सिकोड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा। विषैले सांप ने तुरंत अपना रुख बदल लिया और क्रोधित होकर बोला, आह, गलतफहमी, यह सब गलतफहमी है। हमने आपके स्वामी को खाने की हिम्मत कैसे की? हाँ, यह सही है। हम उसे खाना नहीं चाहते। आपने गलत सुना, हे। सबसे बड़े बिच्छू ने भी एक आज्ञाकारी पोते होने का नाटक किया क्योंकि उसने उन पर एहसान करने की कोशिश की। लेकिन इसकी थोड़ी धुंधली छोटी आंखें घूमती रहीं और कौन जानता था कि यह क्या हो रहा था। फैंग ज़ान, उनके साथ बकवास करने की जहमत मत उठाओ। उन सभी को नष्ट कर दो। लेंग रुओजू ने भावहीन होकर कहा। भले ही उसे लड़ना पसंद नहीं था, लेकिन अगर केवल बल से ही समस्या का समाधान हो सकता था, तो वह बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएगी। हाँ, मास्टर, फैंग ज़ान ने तुरंत उत्तर दिया और अपनी दक्षिणी आत्मा ज्वाला को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। रुको, तुम हमें नहीं मार सकते। रहस्यमय क्षेत्र के नियमों के कारण हम यहाँ रहने में सक्षम हैं। यदि तुम हमें मारोगे, तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। बिच्छू तेज तर्रार था और बिना रुके अपनी आवाज अपने सिर में संचारित करते हुए तेजी से चिल्लाया। राजा, आप कहाँ हैं? आओ और अपने लोगों को बचाओ। बूहू, क्या ऐसा है? लेंग रुओजू ने मुस्कुराते हुए हल्के से पूछा। बिच्छू ने आज्ञाकारी ढंग से कहा, हाँ, बिल्कुल। इसलिए आप हमें नहीं मार सकते। सबसे खराब स्थिति में हम आपको जाने देंगे। उसके पास इतने सारे दिव्य जानवर कैसे हैं? लेकिन जो मैं जानता हूं वह आप जो जानते हैं उससे अलग लगता है। जहां तक पता है, अगर मैं आप सभी को मार भी दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब 1000 साल बाद रहस्यवादी क्षेत्र फिर से खुलेगा, तो इस रेगिस्तान में नए जहरीले सांप और बिच्छू आपकी जगह ले लेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि मैं कुछ अच्छा करूं।
मुझे विश्वास है कि वे छोटे साथी जो पैदा होने वाले हैं वे मुझे धन्यवाद देंगे। लेंग रुओक्सु ने अच्छे कर्म करने की भावना फैलाने का फैसला किया ताकि ये घृणित चीजें स्वर्ग में जा सकें। जैसे ही लेंग रुओजू ने बोलना समाप्त किया, सभी दिव्य जानवरों ने एक साथ हमला कर दिया। पूरे आकाश में रंग बिरंगी आध्यात्मिक शक्ति नृत्य करने लगी और पलक झपकते ही जहरीले सांपों और बिच्छुओं के समूह को भस्म कर दिया। यह इस तरह बहुत शांत है, लेंग रुओक्सु ने प्रशंसा की। जहरीले सांपों और बिच्छुओं के बिना उसकी दृष्टि में बाधा के, उसकी दृष्टि का क्षेत्र बहुत व्यापक था। लेंग रुक्सु ने अपने दादा और अन्य को बाहर निकालने से पहले केवल चाम और फैंग जान को छोड़कर अन्य जानवरों को कंगन में वापस भेज दिया। जुएर, जैसे ही छोटा सिल्वर मिन को भरा, उसने खुले तौर पर लेंग रुओजू की कोमल भुजाओं पर कब्जा कर लिया। बड़ी बहन बॉल बॉल ने आज्ञाकारी रूप से लेंग रुओजू के कंधे पर रखी। रूपांतरित आकर्षण ने लेंग रुओजू के दूसरे कंधे पर कब्जा कर लिया। जहां तक जान की बात है, वह स्वाभाविक रूप से एक इंसान में बदल गया और लेंग रुक्स्यू के पीछे चल दिया। दादाजी, चलो चले, लेंग रुओजू ने लेंग क्विंटियन और अन्य से कहा। तितली लेंग रुओजू की ओर उड़ गई और याद दिलाया, लड़की, सांप राजा और बिच्छू राजा अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा, ठीक है। लेंग रुक्स्यू ने सिर हिलाया, फिर समूह को अज्ञात रेगिस्तान में गहराई तक ले गया। वे निर्जन रेगिस्तान में घंटों तक चलते रहे लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जुएर, यहाँ बहुत गर्मी है। लेंग किंगटियन अपने माथे से पसीना अपने हाथ से पोंछते रहे और शिकायत करते रहे। दादाजी, चलो थोड़ा आराम करें, लेंग रुक्स्यू ने सुझाव दिया। ठीक है, चलो सब यही आराम करें, लेंग क्विंटियन ने सभी से जोर से कहा। यह सुनकर सभी लोग झट से जमीन पर बैठ गए। हर कोई कुछ फल खाओ। लेंग रुओजू ने अपने कंगन से वे फल निकाले जो उन्होंने जंगल में तोड़े थे। जुएर, हालांकि इस फल में बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारा पानी है, लेंग क्विंटियन ने एक फल खाते हुए कहा। दादाजी, मुझे लग रहा है कि सब कुछ रहस्यवादी क्षेत्र द्वारा पहले से ही व्यवस्थित किया गया था। लेंग रुओजू ने अपना संदेह व्यक्त किया। तितली ने लेंग रुओजू के बालों में उड़ान भरी और समझाया, हाँ, लड़की, रहस्यवादी क्षेत्र में सब कुछ रहस्यवादी क्षेत्र की आत्मा के अधिकार क्षेत्र में है। अन्यथा तुम्हें पहले चरण में इतनी सारी चीजें क्यों करनी पड़ेंगी? इसके अलावा पहला चरण जीवन के लिए खतरा नहीं है, यह बस थोड़ा थका देने वाला है। लेकिन आपको रहस्यवादी क्षेत्र की आत्मा के श्रमसाध्य प्रयासों को समझना होगा। ये फल, मांस, जड़ी बूटियां, अयस्क आदि सभी आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। उनके साथ कम से कम आपका जीवन रहस्यवादी क्षेत्र में अधिक सुरक्षित रहेगा। बेशक भाग्य और ताकत भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कम से कम आप भूख या प्यास से नहीं मरेंगे। लेंग रुक्स्यू ने सिर हिलाया। तितली की बातें बहुत वाजिब थी। आखिरकार हर किसी को उसके जैसा स्वर्ग विरोधी स्थान नहीं मिल सकता था। इसके अलावा दूसरों के लिए भोजन से भरे भंडार रखना असंभव था, इसलिए जीवित रहना वास्तव में सबसे बड़ी समस्या थी। रुओक्सु, हमें इस रेगिस्तान में कब तक रहना होगा? लिन लियांग अचानक पूछने से खुद को नहीं रोक सके। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि हमें इस जगह को छोड़ने के लिए जंगल की तरह ही मिशन पूरा करना होगा, लेंग रुओक्सु ने कुछ सोचने के बाद कहा। यह रेगिस्तान गोलाकार लग रहा था और वे वास्तव में सर्कल में घूम रहे थे। पूरा रेगिस्तान नंगा है, हम मिशन कैसे पूरा करेंगे? लिन लियांग उदास था। उनके सामने अंतहीन रेत थी और वे बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं पा सके। अचानक सभी के कानों में एक विस्मयादिबोधक ध्वनि सुनाई दी। सभी ने आवाज की दिशा में देखा और पाया कि हु बिन, जो उनसे कुछ ही दूरी पर बैठा था, गायब हो गया था। हु बिन कहाँ गया? हर कोई आश्चर्यचकित था और देखने के लिए ऊपर जाने वाला था, लेकिन लेंग रुओक्सु ने उन्हें रोक दिया। हर कोई, आप जहां हैं वहीं रहें, हिले नहीं। फिर लेंग रुओक्सु आगे बढ़ी। जुएर, क्या हुआ? लेंग क्विंटियन ने चिंतित होकर पूछा। यह ठीक है, यह सिर्फ एक छेद है। हु बिन नीचे गिर गया। लेंग रुओजू नीचे बैठ गई और छेद में देखा, लेकिन अंदर बिल्कुल अंधेरा था और वह कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। दादाजी, सब लोग अंतरिक्ष में वापस जाओ, मैं नीचे जाकर देखूंगा। लेंग रुक्स्यू ने सभी को कंगन में वापस भेज दिया। मुझे कसकर पकड़ लो। बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे कूदने से पहले लेंग रुओजू ने चाम और बॉल बॉल पर सिर हिलाया। फैंग जान भी पीछे पीछे चला और छेद से नीचे कूद गया। लेंग रुओजू ने दो छोटे जानवरों को अपने कंधों पर छुआ और काली गुफा में धीरे से पुकारा, आकर्षण, बॉल बॉल, फैंग जान। मास्टर, मैं यहाँ हूँ। फैंग जान ने एक लौ जलाई और पूरी गुफा तुरंत जगमगा उठी। इस जगह क्या है? लेंग रुओजू ने चारों ओर देखा।
यह वास्तव में एक घर था और पूरा घर जंगल की तरह खाली था। वहां फर्नीचर का एक भी टुकड़ा नहीं था और दीवारें धूल से ढकी हुई थी। घर में फफूंदी जैसी दुर्गंध भी थी, मानो बहुत समय से इसमें कोई नहीं रहा हो। हु बिन। लेंग रुओजू को कमरे के एक कोने में बेहोश हु बिन मिला। वह जल्दी से दौड़ी, उसे सहारा दिया और उसके मुंह में एक गोली ठूंस दी। मिस, यह कहाँ है? हु बिन, जो अभी जागा था, ने हैरानी से पूछा। मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें पहले आराम करने के लिए वापस अंतरिक्ष में भेजूंगा। लेंग रुओजू ने हु बिन को कंगन में भेजा। जुएर, दादाजी को अपने साथ जाने दो, लेंग क्विंटियन ने अंतरिक्ष में कहा। वह अपनी अनमोल पोती के साथ इस अनजान जगह में अकेले जोखिम उठाते हुए कैसे सहज हो सकते थे? जुएर, बिग ब्रदर भी बाहर आना चाहता है, लेंग रूहान ने दोहराया। हे छोटी लड़की, हमें बाहर जाने दो, बूढ़े आदमी ने कहा। फिर ठीक है। लेंग रुओजू को पता था कि वे शांति से अंतरिक्ष में रहने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन आध्यात्मिक सर्वोच्चता से नीचे वालों को फिलहाल वही रहना चाहिए। जुएर, यह घर बहुत अजीब है। बाहर आने के बाद लेंग क्विंटियन ने कमरे के चारों ओर देखा। हाँ, यह थोड़ा अजीब है, लेंग रूक्स्यू ने सहमति व्यक्त की। वह सीधे छेद से नीचे कूद गई, लेकिन उसे घर में कोई नुकसान नहीं हुआ, तो वह कहां से आई? तुम इतना क्यों सोच रहे हो? वहां एक दरवाजा है, चलो बाहर जाकर देखते हैं। लिन लियांग ने एक दरवाजे की ओर इशारा किया। तो फिर चलें। लेंग रुओक्सू ने उपस्थित सभी लोगों की ओर देखते हुए कहा। जुएर, दादाजी के पीछे छिप जाओ, दादाजी नेतृत्व करेंगे। लेंग किंगटियन ने अपनी पोती को अपने पीछे खींच लिया और पहले बाहर चले गए। लेंग रुओजू बेबसी से मुस्कुराई और अपने दादा के पीछे पीछे चली गई। सभी के कमरे से बाहर जाने के बाद उन्हें एक यांत्रिक आवाज सुनाई दी। डेजिट भूलभुलैया में आपका स्वागत है। आप आज साहसी लोगों के 5वें बैच हैं। शुभकामनाएं। फिर आवाज गायब हो गई। यह क्या घटिया बात है? आप नियमों के बारे में बात क्यों नहीं करते? बूढ़ा जाओ कोसने से खुद को नहीं रोक सका। तितली, उस आवाज ने यह क्यों कहा कि आज हम 5वें बैच में हैं? लेंग रुओजू ने हैरानी से पूछा। लड़की, उसका मतलब है कि तुमसे पहले लोगों के 4 और समूह प्रवेश कर चुके हैं, बटरफ्लाई ने धैर्यपूर्वक समझाया। मुझे पता है। मेरा मतलब है, क्या उनका सामना उन जहरीले सांपों और बिच्छुओं से नहीं हुआ था? लेंग रुओजू ने उदास होकर पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन इस रेगिस्तानी भूलभुलैया में एक से अधिक प्रवेश द्वार होने चाहिए, बटरफ्लाई ने कुछ सोचने के बाद कहा। इस भूलभुलैया में कौन से खजाने हैं? लेंग रूक्सू ने पूछना जारी रखा। हम्फ, यह सबसे अच्छा होगा यदि यहाँ कोई ऐसी चीज हो जिसमें मेरी रुचि हो। अन्यथा, मुझे इस जगह को ध्वस्त करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। लड़की, मैं सचमुच नहीं जानती, तितली ने व्यथित होकर कहा। जुएर, हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए? लेंग क्विंटियन ने 2 दिशाओं में बनते रास्ते को देखते हुए अनिश्चितता से पूछा। लेंग रुओजू ने अपने सामने के वातावरण को देखा। भूलभुलैया के ऊपर का आकाश धूसर था और वह कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। इस समय उनके पैरों के नीचे एक रास्ता था और वे उसके बीच में खड़े थे। हर तरफ एक निकास था, लेकिन बाईं ओर वाला उनके थोड़ा करीब था, जबकि दाईं ओर वाला अपेक्षाकृत दूर था। लड़की, तुम्हें ध्यान से सोचना होगा, तितली ने याद दिलाया। लेंग रुओजू ने विचार करते हुए भौहें चढ़ा दी। दाईं ओर। थोड़ी देर बाद लेंग रुओक्सू ने निश्चितता के साथ कहा। हम्फ, उसने पिछली बार निकटतम पोर्टल चुना था और रेगिस्तान में समाप्त हो गई थी, इसलिए उसने इस बार दूर वाले को चुना। निर्णय लेने के बाद लेंग रुओजू और अन्य लोग दाएं निकास की ओर चले। उन्हें दाहिने निकास पर एक दरवाजा दिखाई दिया। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। लेंग रुओजू ने धक्का देकर दरवाजा खोला और सभी लोग अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद सभी को पता चला कि वे एक गुप्त कमरे में हैं। यह खाली था, लेकिन ऊपरी दाएं कोने में 2 टेलीपोर्टेशन एरे थे और उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने कहां टेलीपोर्ट किया है। भूलभुलैया के पहले चरण में आपका स्वागत है। मशीनी आवाज फिर से सबके कानों में पड़ी। हम पहले चरण में क्या करने जा रहे हैं? बूढ़ा जाओ पूछने में मदद नहीं कर सका, लेकिन आवाज एक बार फिर गायब हो गई और वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने फिर से गालियां देना शुरू कर दिया। वह आवाज क्या है? लेंग रूक्स्यू ने अनिश्चितता से पूछा। ऐसा लगा जैसे उसने सरसराहट की आवाज सुनी हो। हवा? फैंग मोरन ने संदेह से पूछा। उसने भी सुना। लेंग क्विंटियन ने ध्यान से सुना और फिर निश्चितता के साथ कहा, निश्चित रूप से हवा नहीं। हर कोई सतर्क रहें, लेंग क्विंटियन ने याद दिलाया। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, जमीन से अनगिनत काले भरिंग निकल आए। प्रत्येक भरिंग एक चक्की के पाट के आकार का और पूरी तरह से काला था।
उनके सिर पर बेहद कठोर कवच और 2 एंटेना थे, और कांस्य की घंटियों के आकार की भूरी आंखें उन्हें लालच से देख रही थी। हम इन कीड़ों की नजर में भोजन बन गए हैं, लिंग रुओजू ने झुनझुनी खोपड़ी के साथ कहा। उसे सांप और कीड़े मकोड़े जैसी चीजों से सबसे ज्यादा नफरत थी। जुएर, ऐसा लगता है जैसे हम इस जगह को तब तक नहीं छोड़ पाएंगे जब तक हम इन कीड़ों को नष्ट नहीं कर देते, लिंग रुहान ने हसास में कहा। वह पहले से ही रहस्यवादी क्षेत्र के नियमों को समझता था, और वह जानता था कि जहां भी वे जाते हैं उन्हें छोड़ने के लिए उन्हें यहाँ की चीजों को नष्ट करना होगा या अपने अधीन करना होगा। तो फिर चलो लड़ें और इसे जल्दी खत्म करें, लेंग रुओक्सू ने उपस्थित सभी लोगों से कहा, और फिर वह हमला करने वाली पहली महिला थी। यह कैसे हुआ? लेंग रुओजू हैरान थी। उसकी अग्निगुण आध्यात्मिक शक्ति ने कीड़ों पर प्रहार किया, लेकिन यह उन्हें खुजली की तरह लगा और वास्तव में उनके शरीर पर कोई निशान नहीं छोड़ा। क्या वे अग्निगुण वाली आध्यात्मिक शक्ति से प्रतिरक्षित हो सकते हैं? बूढ़े आदमी ने अनुमान लगाया। यदि ऐसा होता तो यह एक बड़ी बात होती, क्योंकि उनमें से अधिकांश अग्निगुण आध्यात्मिक शक्ति साधक थे। मुझे कोशिश करने दो। फैंग जान ने सीधे अपनी दक्षिणी स्पिरिट फ्लेम जारी की। अत्यंत गर्म साउदर्न स्पिरिट फ्लेम ने तुरंत ही 1/3 कीड़ों को जलाकर मार डाला, लेकिन उनके खोल बरकरार रहे। कितने मजबूत गोले हैं बेटे! कवच बनाने के लिए इन कीड़ों के गोले निश्चित रूप से शीर्ष श्रेणी की सामग्री है, ओल्ड जाओ ने उत्साह से कहा। हाँ, लेंग रुओजू ने सहमति में सिर हिलाया और फिर 10 से अधिक फीनिक्स को बुलाया। फैंग जान, मैं इन गंदे कीड़ों को आपके पास छोड़ दूंगा, लेंग रुओजू ने फेंग जान से कहा। ये कीड़े सामान्य आग की लपटों से नहीं डरते थे। ठीक है, फैंग जान ने सीधे अपने कबीले के सदस्यों को आदेश दिया। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने सभी कीड़ों को मिटा दिया, और केवल उनके कठोर खोल जमीन पर रह गए। प्रथम स्तर पास करने पर बधाई। आपको 500 अंक प्राप्त होंगे। रोबोटिक आवाज फिर से सुनाई दी। 500 अंक? क्या फायदा? लेंग रुओजू ने हैरानी से पूछा। बटरफ्लाई ने लेंग रुक्स्यू के सामने उड़ान भरी और समझाया, लड़की, रहस्यवादी क्षेत्र छोड़ने से पहले आप पुरस्कार के लिए इन बिंदुओं का आदान प्रदान कर सकती हैं। इनाम क्या है? बूढ़े ने उत्सुकता से पूछा। मुझे भी नहीं पता। वैसे भी, वे सभी अच्छी चीजें हैं जिनकी आपको जरूरत है, तितली ने हवा में लहराते हुए हल्के से कहा। क्या इस स्तर के लिए कोई पुरस्कार नहीं है? लेंग रुओजू ने कुछ नाराजगी के साथ कहा। वह मुफ्त में काम नहीं करना चाहती थी। लड़की, उन कीड़ों के गोले तुम्हारे युद्ध का लूट का माल है। तितली ने सावधानी से कहा, उसे डर था कि वह अपना गुस्सा इस पर निकालेगी। यदि आप कारीगर नहीं हैं तो सीपियां रखने का क्या मतलब है? लिन लियांग ने अप्रसन्न होने का नाटक किया। इस रहस्यवादी क्षेत्र की आत्मा वास्तव में बहुत कंजूस थी। यहां तक एक कारीगर भी उनका उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकता है। बूढ़े जाओ ने जल्दी से प्रतिध्वनि की। उसने नहीं सोचा था कि उसकी लपटें फीनिक्स की दक्षिणी आत्मा की ज्वाला से अधिक गर्म होंगी। हाँ, लेंग क्विंटियन और ओल्ड मैन ने एक स्वर में प्रतिध्वनित किया। लेकिन क्या आपके पास अभी भी अंक नहीं है? आप उन्हें चीजों के बदले बदल सकते हैं, बटरफ्लाई ने कमजोरी से कहा। बूहू, मैंने कभी ऐसे कठिन लोगों का सामना नहीं किया है। मुझे कौन बचा सकता है? लेकिन हम इन बिंदुओं का उपयोग केवल तभी कर सकते हैं जब हम जीवित हों। कौन जानता है कि क्या हम जीवित बाहर निकल सकते हैं? फैंग परिवार के पहले बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा। सभी के असंतोष को देखकर लेंग रुक्स्यू मन ही मन हंसी। हाँ, सब कितने एकजुट हैं। जब तक आप बीटल जनरल को हरा देते हैं, तब तक अन्य पुरस्कार प्राप्त करना असंभव नहीं है। रोबोटिक आवाज फिर से सुनाई दी। आपको हमें बताना होगा कि उस बग जनरल को हराकर हम क्या हासिल कर सकते हैं। तभी हमें प्रेरणा मिलेगी। लेंग रुओजू ने आवाज के साथ बातचीत करना शुरू किया। आवाज ने कहा, आप अतिरिक्त 10,000 अंक प्राप्त कर सकते हैं। पर्याप्त नहीं, हम भौतिक पुरस्कार चाहते हैं, लेंग रुक्सू ने अत्यधिक कीमत मांगते हुए कहा। हम्फ, यह आवाज संभवतः किसी भी रहस्यवादी क्षेत्र की आत्मा से संबंधित है। चूंकि यह संपूर्ण रहस्यमय क्षेत्र का प्रभारी है, इसलिए इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा हम और किसे लूटेंगे? ठीक है, आप क्या चाहते हैं? 10 से अधिक आइटम नहीं, रोबोटिक आवाज ने दांत पीसते हुए कहा। यह स्पष्टतः क्रोध से कांप रहा था। किंग जू, हमें क्या ऑर्डर करना चाहिए? लेंग रुओक्सू ने तुरंत किंग जू को एक वॉयस ट्रांसमिशन भेजा। यह छोटा सा व्यक्ति बहुत अनुभवी और जानकार था, और वह बहुत सी अच्छी बातें जानता था। बड़ी बहन, निम्न स्तरीय आयामों के रहस्यवादी क्षेत्रों में बहुत सी अच्छी चीजें नहीं हैं, इसलिए मुझे केवल ये कुछ चीजें चाहिए। किंग जुए ने लेंग रुक्सू को एक सूची दी। ओह, ये क्या चीजें हैं? लेंग रुओजू के माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था।
उसने स्वीकार किया कि वह थोड़ी अज्ञानी थी क्योंकि वह वास्तव में किंग ज्यू द्वारा बताई गई किसी भी चीज को नहीं पहचानती थी। बड़ी बहन, जब हम अन्य आयामों में जाएंगे तो हमें इन चीजों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा मुझे यकीन है कि यह इन चीजों का उत्पादन कर सकता है, किंग जू ने एक चालाक छोटी लोमड़ी की तरह मुस्कुराते हुए कहा। ओह, फिर ठीक है। लेंग रुओक्सु ने किंग जू के साथ ध्वनि प्रसारण को काट दिया। फिर उसने अपना गला साफ किया और कहा, मुझे बैंगनी स्पिरिट घास ड्रैगन को रेत 10,000 साल पुराना हरा मोती चाहिए। लेंग रुओक्सु ने एक सांस में 10 आइटम सूचीबद्ध किए। हर टुकड़े के साथ आवाज गुस्से से कांपती हुई लग रही थी। ठीक है, मुझे ये चीजें चाहिए, लेंग रुक्स्यू ने शून्य स्वर में कहा। आप। आवाज काफी देर तक पूरा वाक्य नहीं बना पाई। जाहिर था कि यह बेहद गुस्से में था। क्या आप उनसे अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकते? लेंग रुओक्सु ने मजाक उड़ाते हुए कहा। गुस्से वाली आवाज को छोड़कर लेंग क्विंटियन और अन्य, जो बगल में हंगामा देख रहे थे, सभी हैरान थे। वे नहीं जानते थे कि जुएर ने जो चीजें सूचीबद्ध की थी वे क्या थी, लेकिन चूंकि वह आवाज को इतना क्रोधित कर सकती थी कि वह बोलना समाप्त नहीं कर सकती थी। हाँ, वे अच्छी चीजें होनी चाहिए। आवाज ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, ठीक है, जब तक आप बीटल जनरल को हरा सकते हैं, मैं आपको वह सब चीजें दूंगी जो आप चाहते हैं। हम निश्चित रूप से उस बड़े बग को हरा देंगे, लेंग रुक्स्यू ने आत्मविश्वास से कहा। फिर मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा। बोलने के बाद आवाज सीधे गायब हो गई। जुएर, वह बग अभी तक सामने क्यों नहीं आया? 10 मिनट से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद फैंग मोरन पूछने में मदद नहीं कर सके। यह शायद थोड़ा धीमा है क्योंकि यह बहुत मोटा है। इसके लिए प्रतीक्षा करें। लेंग रुओजू ने बहुत दयालुता से कहा। धिक्कार है तुम पर, मानव। तुम मोटे हो। भूमिगत से क्रोध भरी दहाड़ सुनाई दी। तभी पृथ्वी जोर से हिल गई क्योंकि एक विशाल काले सुनहरे रंग का भरिंग धीरे धीरे जमीन से रेंगता हुआ ऊपर आया। एक दिव्य जानवर, बूढ़े ने चिल्लाकर कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह कीड़ा एक दिव्य जानवर होगा। वह थोड़ा उदास होने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि उसने अभी अभी असामान्य सुरक्षा वाले उन साधारण भरिंगों के बारे में सोचा था। यह सिर्फ एक बग है। यह एक जानवर कैसे हो सकता है? यह एक दिव्य बग है। लेंग रुओजू का खूबसूरत चेहरा तिरस्कार से भरा था। तुम बहुत इंसान हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे शक्तिशाली को दैवीय कीड़ा कहने की? मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक दैवीय जानवर हूं। बीटल जनरल गुस्से में दहाड़ने लगा। न केवल उसकी आवाज बहरा कर देने वाली थी, बल्कि उसके मुंह से आने वाली गंध भी गंदी थी। इससे बदबू आती है। सभी ने तुरंत अपना मुंह और नाक ढक लिया। बदबू आ रही है। बदबू कहाँ है? मैं कीड़ों की दुनिया में सबसे सुंदर लोगों में से एक हूं, तुम अज्ञानी मनुष्य हो। हम्फ, बीटल जनरल ने अवमानना साथ कहा। यह सुनने के बाद हर कोई अवाक रह गया। यह किस प्रकार का बग है? इतना आत्ममुग्ध बग कैसे हो सकता है? इस समय हर किसी का यही एकमात्र विचार था। मास्टर, इस बदबूदार कीड़े को मेरे पास छोड़ दो। व्हाइट डॉन कंगन में स्वेच्छा से युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गया। ओह, ठीक है। लेंग रुक्स्यू ने असहाय होकर व्हाइट डॉन को बुलाया। जैसे ही व्हाइट डॉन उभरा, उसकी हरी आंखें शक्तिशाली होने का दावा करने वाले कीड़े पर खंजर से घूरने लगी। इस लानत बग ने वास्तव में शक्तिशाली होने का दावा करने का साहस किया। व्हाइट डॉन को इससे नफरत थी। बदबूदार बग, मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी हूं। व्हाइट डॉन ने ठंडे स्वर में कहा। फोह, एक दिव्य जानवर, एक बिल्ली। हा। विशाल बीटल जनरल ने जब बिल्ली के बच्चे को देखा जो उसके पैर जितना भी बड़ा नहीं था तो वह जोर से हंसा। धिक्कार है। अपनी बग आंखें खोलो और ध्यान से देखो। व्हाइट डॉन जोर से दहाड़ने लगा। वो स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली सफेद बाघ था, लेकिन इस घृणित बदबूदार कीड़े ने वास्तव में उसे बिल्ली कहने की हिम्मत की। जुएर, यह बिल्ली कहां से आई? लेंग क्विंटियन ने धीरे से पूछा। दरअसल, वह पूछना चाहता था कि उसने कल सफेद बिल्ली कब देखी, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। ओह, दादाजी, वह। लेंग रुओजू के पास शब्द नहीं थे। व्हाइट डॉन ने व्यथित होकर कहा, मास्टर के दादाजी, मैं बिल्ली नहीं हूं। मैं बहुत शक्तिशाली और शक्तिशाली हूं। ओह, बिल्ली नहीं। लेंग क्विंटियन ने अपने सामने हथेली के आकार की चीज को संदेह से देखा। मुझे मत बताओ कि यह छोटा आदमी बाघ है। हाहा, मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था कि तुम एक छोटी बिल्ली हो। फैंग जान ने व्हाइट डॉन को अपने हाथ में पकड़ते हुए हंसा। क्या बेवकूफ है। उसे वास्तव में इस बात का एहसास नहीं है कि वह अब रूपांतरित हो चुका है। अरे पक्षी, मुझे जल्दी से जाने दो। व्हाइट डॉन ने संघर्ष किया और अपने गोल मटोल छोटे शरीर को मोड़ लिया। बूहू, तो मैं अपनी परिवर्तित अवस्था में हूं। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा।
फैंग जान ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पकड़ छोड़ दी और व्हाइट डॉन गिर गया। चीख। बाघ की दहाड़ के साथ व्हाइट डॉन ने अपना शरीर बड़ा किया और तेजी से उन चारों पर उतरा। बिल्ली का बच्चा वास्तव में बड़ा हो गया, जैसा कि एक बिल्ली से अपेक्षित था जो एक दिव्य जानवर है। बीटल जनरल चिल्लाया, धिक्कार है, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। व्हाइट डॉन गुस्से में था। वह किस तरह की नजर है? जब मैं अपनी परिवर्तित अवस्था में था तब आपने मुझे बिल्ली कहा था, लेकिन जब मैं अपने मूल रूप में लौट आया तब भी आप मुझे बिल्ली ही कह रहे हैं। बोलने के बाद व्हाइट डॉन सीधे बीटल जनरल पर झपटा। किनारे से देखते हुए लेंग रुओजू और अन्य सभी के सिर पर काली रेखाएं लटक रही थी और वे अपने दिलों में आह भर रहे थे। यह बग सचमुच मूर्खतापूर्ण था। इसकी नजर में बिल्ली और बाघ में कोई अंतर नहीं था। लड़ाई के दौरान व्हाइट डॉन ने बिना रुके अपने जल तत्व कौशल का प्रदर्शन किया और बीटल जनरल के शरीर को नष्ट कर दिया, लेकिन उसने अपने पीछे एक भी खरोंच नहीं छोड़ी। इसके विपरीत विशाल कीड़ा शांत और संयमित था। इसने बिल्कुल भी हमला नहीं किया और बस जमीन पर पड़ा रहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पर कितनी आध्यात्मिक शक्ति पड़ी, वह हिला नहीं। यह देखकर कि उसके कौशल अप्रभावी थे, व्हाइट डॉन और भी क्रोधित हो गया। उसने सीधे अपने नुकीले पंजों से खरोंचा, लेकिन उसके पंजों ने बीटल जनरल के सख्त स्टील जैसे खोल को बिना कोई निशान छोड़े खरोंच दिया। बिल्ली का बच्चा, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। फैंग जान अब और नहीं देख सकता था। इस बीटल जनरल की रक्षा वास्तव में बहुत असामान्य थी। कौन जानता था कि उसका खोल किस चीज से बना था? ठीक है, मैं इसे आप पर छोड़ दूंगा। निराश होकर व्हाइट डॉन लेंग रूक्सू के पक्ष में पीछे हट गया और युद्ध का मैदान फैंग जान को दे दिया। वास्तव में वह इस बग के बारे में कुछ नहीं कर सकता था। यदि वह युद्ध जारी रखता तो निश्चित रूप से उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो जाती। आत्मविश्वास से भरपूर फैंग जान ने लेंग रुओक्सू की ओर लौटने से पहले बड़े बग पर दक्षिणी स्पिरिट फ्लेम का एक और थूक दिया। बिल्ली का बच्चा, मैंने इसे सुलझा लिया है, फैंग जान ने उत्तेजक ढंग से कहा। क्या आपको यकीन है? व्हाइट डॉन ने बीटल जनरल की कमजोर होती लिप्टों की ओर इशारा किया। बेशक। यह कैसे संभव है? जब फैंग जान की नजर फिर से बड़े कीड़े की ओर गई तो उसने अचानक देखा कि उसकी दक्षिणी आत्मा लौ वास्तव में छोटी और छोटी होती जा रही थी। इसके अलावा वह बुझने से पहले केवल कुछ मिनटों के लिए जली। यह देखकर वह भी उदास हो गया। उसकी अजेय दक्षिणी स्पिरिट फ्लेम वास्तव में एक बग का कुछ नहीं कर सकी। मुझे देखने दो कि इसका खोल कितना मोटा है, लेंग रुओजू ने अचानक कहा। वो इस बग को तब से देख रही थी जब व्हाइट डॉन ने अभी इस पर हमला किया था और उसे एक मोटा अंदाजा था। इस बग की आक्रमण शक्ति अधिक नहीं होनी चाहिए, या इस पर कोई आक्रमण ही नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी रक्षा अजेय थी। यहां तक दिव्य जानवर व्हाइट डॉन और फैंग जान भी इसका कुछ नहीं कर सके। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसकी दिव्य लौ इस कीड़े को कोई नुकसान पहुंचाएगी। फायर फीनिक्स का पंख, लेंग रूक्सू ने चिल्लाकर कहा। सुनहरी रोशनी से चमकता हुआ एक उग्र लाल आध्यात्मिक शक्ति पंख बीटल जनरल की ओर उड़ गया। उसने पंख में अपनी दिव्य लौ भर दी थी। बीटल जनरल ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और छोटे लाल पंख को तिरस्कार पूर्वक देखा। फिर उसने फिर से अपना सिर नीचे कर लिया, जाहिर तौर पर छोटी लौ पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वह छोटा सा पंख अनगिनत कणों में टूटकर उसके पूरे शरीर से चिपक गया तो उसके शरीर से एक चुभने वाला दर्द निकला। आह! बीटल जनरल के मुंह से दर्द की चीख निकली। वह जमीन पर लौटने लगा और उसकी आवाज कमजोर होती गई। थोड़ी देर बाद बीटल जनरल दुनिया से गायब हो गया, लेकिन उसका खोल बना रहा। लेंग रुओजू ने खोल को हटा दिया और फिर शून्य से कहा, बीटल जनरल मर गया है। जल्दी करो और हमें हमारा इनाम दो। तुम्हारे लिए, तुम अगले स्तर पर जा सकते हो, यांत्रिक आवाज ने बिना किसी भावना के कहा। लेंग रुओजू ने अपने सामने आए पुरस्कारों पर नजर डाली। कंगन में रखने से पहले उसने जानबूझकर उन्हें गिना। अरे लड़की, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? यांत्रिक आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार स्पष्ट क्रोध के साथ। यह कहना कठिन है। यदि आपने उनमें कुछ बदल दिया या कुछ और मिला दिया तो क्या होगा? लेंग रूक्सू को स्पष्ट रूप से इस पर भरोसा नहीं था। आप जल्दी से अगले स्तर पर जाएं। आपको 48 घंटों के भीतर भूल भुलैया से बाहर निकलना होगा, अन्यथा छोड़ने के बारे में भी मत सोचना, यांत्रिक आवाज ने याद दिलाया। देर से सलाह, लेंग रूक्स्यू ने शिकायत की। दादाजी, चलो जल्दी करें और चले। लेंग रुओजू ने लेंग क्विंटियन और अन्य से कहा। चलो ठीक है, जाओ। समय सीमा होने की बात सुनकर वह थोड़ा चिंतित हो गया। हम किस पोर्टल में प्रवेश करते हैं? लेंग रुओजू ने दोनों पोर्टलों को देखते हुए पूछा। जुएर, आप तय करें।
लेंग रूहान ने कहा। लेंग रूक्स्यू ने सभी को देखा और सीधे निर्णय लिया। बाईं ओर पोर्टल। सभी ने बाएं पोर्टल से कदम रखा और जैसे ही रोशनी चमकी उन्हें दूसरे कमरे में टेलीपोर्ट कर दिया गया। यह दूसरा कमरा क्यों है? बूढ़े ने बेबसी से कहा। लेंग रुओजू ने चारों ओर देखा। दरवाजों की कमी के अलावा यह कमरा उस पहले कमरे से अलग नहीं था जिसे उन्होंने देखा था। अंतर केवल इतना था कि दरवाजा 2 टेलीपोर्टेशन सरणियों में बदल गया था। भाग्यशाली मनहूस लड़की, तुम सीधे दूसरा स्तर पार कर सकती हो। यांत्रिक आवाज अप्रसन्न लग रही थी। क्या इस स्तर के लिए कोई पुरस्कार है? आवाज में नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए लेंग रुओक्सू ने सीधे पूछा। केवल अंक। आपके भाग्य के कारण आप में से प्रत्येक को 2000 अंक प्राप्त हुए। मशीनी आवाज फिर से भावशून्य हो गई। ठीक है। अरे लड़की, जल्दी से अगले स्तर पर जाओ। अंतिम स्तर पर एक बड़ा पुरस्कार है। वहां पहले से ही 2 टीमें हैं, यांत्रिक आवाज ने याद दिलाया। कौन सा पुरस्कार? लेंग रूक्स्यू ने उत्सुकता से पूछा। वह अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहती थी अगर यह कुछ ऐसा नहीं था जो उसे प्रेरित कर सके। आप सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं? फिर यांत्रिक आवाज गायब हो गई। मुझे सबसे ज्यादा क्या चाहिए? लेंग रुओजू सोच में पड़ गई। अब वह जो सबसे ज्यादा चाहती थी वह 1000 साल पुराना अग्निकमल था। लेकिन अग्निकमलों को समृद्ध अग्नि तत्व वाले स्थानों या ज्वालामुखियों में उगना पड़ा। हालांकि बटरफ्लाई के अनुसार रहस्यवादी क्षेत्र में ऐसी कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसे यहां अग्निकमल मिलने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। जुएर, चलो जारी रखें। लेंग क्विंटियन ने अपनी पोती की ओर देखा, जो सोच में खोई हुई थी। लेंग रूक्स्यू ने दीवार के पास टेलीपोर्टेशन एरे को देखा। ठीक है, चलो बाईं ओर चलते हैं। फिर सभी लोग अंदर आ गए। अंदर जाने के बाद वे खुद को दूसरे कमरे में पाकर हैरान रह गए। इसके अलावा कमरे का लेआउट बिल्कुल पहले जैसा ही था। भाग्यशाली लड़की, तुम फिर से सीधे पास हो सकती हो और तुम्हारा इनाम 4000 अंक है। इसने लेंग रुओजू को अधिक प्रश्न पूछने का समय नहीं दिया और बोलने के बाद सीधे गायब हो गया। बेटा, देखो यह कितना डरा हुआ है। यह वास्तव में इस बार इतनी जल्दी भाग निकला। बूढ़े जाओ ने उत्साह से कहा। ठीक है, फिर भी बाईं ओर वाला, लेंग रूक्स्यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा और पहले अंदर चला गया। सभी लोग पीछे पीछे चलते हुए अंदर भी घुस गए। यह एक और गुप्त कमरा था और इसका लेआउट लगभग पहले स्तर जैसा ही था। इसके अलावा सीक्रेट रूम में करीब 1 दर्जन लोगों की एक और टीम थी। जब दोनों टीमों ने एक दूसरे को देखा तो वे दोनों दंग रह गईं और फिर बड़ी बड़ी आंखों से एक दूसरे को देखने लगी। लेंग रुओजू की खूबसूरत आंखों ने उन्हें आकार दिया। इस टीम में कुल 12 लोग थे, 8 आध्यात्मिक सर्वोच्च और 4 शिखर आध्यात्मिक सर्वोच्च। ऐसी टीम निश्चित रूप से रहस्यवादी क्षेत्र में एक दुर्जय शक्ति मानी जाएगी। हेलो, मैं मिंग हुआन हूं। समूह का नेतृत्व कर रहे युवक ने उनका सच्चे दिल से स्वागत किया। मिंग हुआन नाम का यह व्यक्ति लगभग 20 वर्ष का था। उसके नैन नक्श सुंदर थे और उसका स्वभाव उत्कृष्ट था। वह एक मध्यवर्ती आध्यात्मिक सर्वोच्चता थे। लेंग रुक्सू, ये लोग मेरा परिवार हैं, लेंग रुक्सू ने सरलता से कहा। हम लिंग युन महाद्वीप के मिंग परिवार से हैं। क्या मैं आपके बारे में पूछ सकता हूँ? मिंग हुआन ने उत्सुकता से पूछा। उनके सामने वाली टीम में केवल 10 लोग थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक उनसे अधिक ताकतवर था। इसलिए उसे खुद को विनम्र बनाना पड़ा और उनसे दोस्ती करने की पहल करनी पड़ी। आखिरकार ऐसी रहस्यमयी जगह पर एक से अधिक शत्रु रखने की तुलना में एक अधिक मित्र रखना बेहतर था। हम लिंगफैंग महाद्वीप से हैं, लेंग रुओक्सू ने सोचते हुए उदासीनता से कहा। वह आवाज अभी तक क्यों नहीं आई? अचानक टेलीपोर्टेशन एरे जल उठा और एक अन्य टीम अंदर आई। मिंग हुआन, हाहा, मुझे आपसे यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी। यह बहुत अच्छा है। बोलने वाला आदमी मुस्कुराया और उसका सुंदर चेहरा दुष्टता से भरा था। यह वास्तव में थोड़ा संयोग है, मिंग हुआन ने अपने चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति के बिना उदासीनता से कहा। मिंग हुआन, हम सेना में शामिल क्यों नहीं हो जाते? जब समय आएगा, हम भूलभुलैया में मौजूद खजाने को समान रूप से विभाजित कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने लेंग रूक्स्यू और अन्य लोगों को नजरअंदाज करते हुए सीधे प्रस्ताव रखा। यहाँ केवल हमारी 2 टीमें ही नहीं हैं। मिंग हुआन ने लेंग रुओक्सू और अन्य लोगों पर नजर डालने के बाद याद दिलाया। तो क्या, हमारी 2 टीमें निश्चित रूप से सबसे मजबूत हैं। अन्य टीमें हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य नहीं है, आदमी ने आत्मविश्वास से कहा। उसके पास तुरुप का इक्का था। चलो अंतिम स्तर के बारे में बात करते हैं, मिंग हुआन ने ठंडे स्वर में कहा। उस आदमी से निपटने के दौरान मिंग हुआन ने लेंग रुओक्सू को एक वॉयस ट्रांसमिशन भेजा। मिस लिंग, इस आदमी का नाम जू फेंग है और वह भी लिंगयू महाद्वीप से है।
लेकिन वह एक अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए सावधान रहें। समझ गया। धन्यवाद। लेंग रुक्सू ने आखिरी बार प्रवेश करने वाली टीम की ओर देखते हुए विनम्रता से उत्तर दिया। इस टीम में उनकी 3 टीमों में से सबसे अधिक लोग थे, कुल मिलाकर 25 लोग थे। इसके अलावा आध्यात्मिक सर्वोच्चताएं अकेले ही पूरी टीम का 2/3 हिस्सा थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जू फेंग इतना आश्वस्त था। उनकी टीम वाकई बहुत मजबूत थी। प्रतीक्षा करते समय जू फेंग ने चारों ओर देखा और जब उसने लेंग रुओक्सु को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठी। वह बहुत सुंदर थी। क्या मैं आपका अच्छा नाम पूछ सकता हूँ, मिस? जू फेंग लेंग रुओक्सु के पास गया और उसके साथ बातचीत शुरू की, यह सोचते हुए कि वह बहुत सज्जन व्यक्ति था। लेंग रुओक्सु ने उस थोड़े मोटे आदमी को गंदी आंखों और एक अश्लील चेहरे के साथ उसके दिल में घृणा के साथ देखा। उसने मासूमियत से कहा, दादाजी ने कहा था कि मुझे अजनबी पुरुषों से बात करने की इजाजत नहीं है। पुरुष अच्छे नहीं होते हैं और केवल छोटी लड़कियों से झूठ बोलते हैं। ओह! रुओजू ने जो कहा उसे सुनकर बूढ़े और अन्य लोग अवाक रह गए। बेटे, आपने सभी पुरुषों को डांटा। लेंग क्विंटियन को और भी अधिक अन्याय महसूस हुआ। प्रिय पोती, आप अपने दादाजी के साथ गलत कैसे कर सकते हैं? दादाजी ने ऐसी बातें कब कही? ओह, बिग ब्रदर कोई बुरा व्यक्ति नहीं है। एक बार जब मुझे आपका नाम पता चल जाएगा तो बिग ब्रदर शादी का प्रस्ताव देने के लिए आपके घर जा सकता है। जू फैंग मुस्कुराए। विवाह का प्रस्ताव? विवाह का प्रस्ताव क्या है? क्या यही है? लेंग रुओजू की स्पष्ट और सुंदर आंखें मासूमियत से 2 बार झपकी। फिर उसने अपना हाथ उठाया और जू फैंग के चेहरे पर सीधे थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे युवा गुरु को मारने की? तुम जीवित रहकर थक गए होगे। जू फैन के नौकर ने जब अपने युवा मालिक को एक महिला द्वारा मारा जाता देखा तो वह जल्दी से चिल्लाने लगा। वो बिग ब्रदर जू के पास यह कुत्ता बहुत भयंकर है। लेंग रुक्स्यू के चेहरे पर एक डरी हुई अभिव्यक्ति दिखाई दी और उसकी खूबसूरत आंखों से आंसू बह निकले। डरो मत, डरो मत, वे काटते नहीं हैं। जू फैन का दिल तुरंत नर्म हो गया जब उसने सुंदरता की आंखों में आंसू के साथ उसकी दयनीय उपस्थिति देखी। उसने बहुत पहले ही थप्पड़ खाकर अपनी नाराजगी दूर कर दी थी। बड़े भाई जू, क्या आप निश्चित हैं? दादाजी ने कहा था कि अगर तुम्हें कुत्ते ने काट लिया तो तुम बीमार हो जाओगे। लेंग रुक्स्यू ने अपनी खूबसूरत आंखों में आंसू के साथ अनिश्चितता से पूछा। हाँ, मुझे यकीन है। वे काटने का वादा नहीं करते हैं, जू फैंग ने एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा। लेकिन वह नफरत से अपने दांत पीस रहा था। इस छोटी सुंदरता के दादाजी इतने परेशान क्यों हैं? लेंग क्विंटियन की आंखों में आंसू आ गए जब उसने अपने बगल के बूढ़ों को अपनी हंसी रोकते हुए देखा। डार्लिंग, आपने दादाजी के साथ फिर से अन्याय किया। बूहू, बड़े भाई जू, क्या आप अभी उस थप्पड़ से खुश थे? मैंने किसी को यह कहते हुए सुना है कि यह कठिन प्यार है। लेंग रुक्सू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उसकी बेहद खूबसूरत मुस्कान स्वर्ग और पृथ्वी का रंग खो देती है। हाँ, मैं खुश हूँ। जू फैंग इस खूबसूरत मुस्कान से मंत्रमुग्ध हो गया। इस समय वह केवल सुंदरता को खुश करना चाहता था और उसे किसी और चीज की कोई परवाह नहीं थी। फिर बिग ब्रदर जू, क्या आप अधिक खुश रहना चाहते हैं? लेंग रुओजू का खूबसूरत चेहरा रहस्य से भरा था और उसकी आंखों में हत्या का इरादा एक पल के लिए चमक उठा। हाँ, बिल्कुल मैं करता हूँ। जू फैंग ने अपनी कल्पना को उड़ान देना शुरू कर दिया। क्या सुंदरता खुद को मेरी बाहों में फेंकने जा रही है? यह बहुत अच्छा है। लेंग रुओक्सु ने 5 चांदी के भेड़ियों को रिहा कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, बिग ब्रदर जू के प्रति अपना आभार व्यक्त करने में मेरी मदद करें। सिल्वर विंग्स ने वादा किया, मास्टर, हम निश्चित रूप से उसे आपके इरादे समझने देंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई मास्टर के बारे में कोई विचार रखने की? वह वास्तव में मृत्यु का अर्थ नहीं जानता। सुंदरी, तुम क्या कर रही हो? जू फैंग ने चौंकते हुए पूछा। मारना स्नेह है और शाप देना प्रेम है। लेंग रुओजू ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 5 चांदी के भेड़ियों ने जू फैंग को जमीन पर फेंक दिया और अपने बड़े और तेज पंजों से उसके शरीर को हिंसक रूप से खरोचना शुरू कर दिया। आह! एक तेज चीख तुरंत सभी के कानों में पड़ी। युवा मास्टर जू फैंग के अधीनस्थ उसे बचाने के लिए जल्दी से आगे बढ़े। फैंग जान ने जू परिवार के सामने रोका और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुमने नहीं सुना कि मेरे मालिक ने क्या कहा? मारना स्नेह है और शाप देना प्यार है। हम्फ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर को मारने की? तुम जीने से थक गए होगे। यदि तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो जल्दी से रास्ते से हट जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जू परिवार की टीम में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति दहाड़ने लगा। क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं?
फैंग जान की गहरी लाल फीनिक्स आंखें संकुचित हो गईं। उसका लहजा मैत्रीपूर्ण नहीं था और उसने जानबूझकर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। यह एक आध्यात्मिक देवता है। झू परिवार के सभी लोग हैरान थे, उनके चेहरे डरे हुए थे। हालांकि झू परिवार को संख्या में लाभ था, लेकिन आध्यात्मिक देवता के सामने यह उल्लेख करने लायक नहीं था। वह लाल वस्त्रधारी व्यक्ति एक आध्यात्मिक देवता है। मिंग हुआन, जो कुछ ही दूरी पर हंगामा देख रहा था, आश्चर्य से बड़बड़ाया। लेकिन वह भी हैरान था। क्या यहाँ केवल आध्यात्मिक सर्वोच्चता की अनुमति नहीं है? आध्यात्मिक देवता क्यों है? तुम्हारी किस आंख ने देखा कि मैं एक आध्यात्मिक देवता हूँ? फैंग जान ने कुछ नाराजगी के साथ सवाल किया। झू परिवार में से किसी ने साहस जुटाया और ध्यान से पूछा, ओह, यदि आप आध्यात्मिक देवता नहीं हैं, तो आप क्या है? आप जानने के लायक नहीं हैं। आपको बस यह जानने की जरूरत है कि मेरे मालिक के पर्याप्त आनंद लेने से पहले किसी को भी इस सूअर के सिर को बचाने की अनुमति नहीं है, फैंग जान ने अतुलनीय रूप से दबंग तरीके से कहा। तो क्या हुआ अगर आपके पास आध्यात्मिक देवता की ताकत है? हमारे झू परिवार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप केवल एक ही व्यक्ति हैं। आप बिल्कुल भी हमारे मैच के नहीं हैं, झू परिवार में ज्यादा अनुभव के बिना एक युवा व्यक्ति ने अचानक जोर से कहा। झू निंग, चुप रहो, फैंग जान के कुछ भी कहने से पहले 60 साल के एक बूढ़े व्यक्ति ने डांटा। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था और उसने फैंग जान से बहुत सम्मानपूर्वक कहा, महामहिम, मुझे वास्तव में खेद है। यह बच्चा असंवेदनशील है। कृपया इसे दिल पर न लें। निश्चित रूप से मैं एक असंवेदनशील बच्चे के साथ झगड़ा नहीं करूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या अन्य लोग आपके साथ झगड़ा करेंगे, फैंग जान ने एक मुस्कुराहट के साथ अर्थपूर्ण ढंग से कहा, जो उसके सुंदर चेहरे पर सभी जीवित चीजों को मंत्रमुग्ध कर सकता था। फैंग जान, वापस आओ, लेंग रूक्स्यू ने धीरे से पुकारा। यह सुनकर फैंग जान आज्ञाकारी रूप से लेंग रूक्सू के पास लौट आया और फुसफुसाया, मास्टर, हमने झू परिवार के सदस्यों को क्यों नहीं मारा? वे वास्तव में आंखों में धूल झोंकने वाले हैं। क्या तुम किसी और का गुंडा बनना चाहते हो? लेंग रूक्स्यू ने हल्के से पूछा और मिंग परिवार की ओर देखा। हम्फ, मेरा उपयोग करने की कीमत चुकानी होगी। ओह, मैं नहीं चाहता। मेरा मतलब है, हम उन सभी को खत्म क्यों नहीं करते और इन लोगों को एक साथ नरक में लड़ने देते हैं? फैंग जान ने बुरी तरह फुसफुसाया। आखिरकार उसकी नजर में उसके मालिक और उसके मालिक के लोगों के अलावा हर कोई त्यागने योग्य था।